सोचना काफी दिलचस्प है कि अगर कोई बहुत बड़ा मल्टी बिलियन डॉलर का तकनीकी साम्राज्य खड़ा करे तो वो जाहिर तौर पर उन मुख्य आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरों को हमेशा अपने साथ रखना चाहेगा। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने उस साम्राज्य की नींव रखी है। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हो अगर वो कंपनी अचानक अपने उन्हीं सबसे अनुभवी और पुराने लोगों को, मतलब जो पिलर्स हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दे? ये तो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा और अजीब कदम लगेगा। और दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक ओरेकल में बिल्कुल यही हो रहा है। द डीप डाइव में स्वागत है। आज का मिशन महज एक छटनी की खबर पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि एआई की इस आक्रामक क्रांति में जिंदा रहने के लिए एक दिग्गज कंपनी कैसे अपना पूरा ढांचा तहस-नहस करके एक बेहद खतरनाक जुआ खेल रही है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये विषय सच में तकनीकी जगत के सबसे बड़े बदलावों में से एक है। जो डेटा और रिसर्च हमारे सामने है वो स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़े रणनीतिक और ढांचागत बदलाव की कहानी बता रहा है। हाँ, सिर्फ एक नॉर्मल ले ऑफ नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। आईटी सेक्टर में कंपनियां अब पारंपरिक भूमिकाओं और पुरानी तकनीकों से अपना ध्यान पूरी तरह हटा रही हैं। उनका पूरा फोकस अब एआई संचालित विकास और उस बुनियादी ढांचे पर है जो भविष्य की तकनीक को चलाएगा। मतलब एक तरह से पूरी दिशा ही बदल रही है। सही कहा। ये एक ऐसा बदलाव है जो पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। और इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले हमें उन आंकड़ों पर गौर करना होगा जो इस पूरी उथल-पुथल को बयां कर रहे हैं। हाँ, नंबर्स काफी चौंकाने वाले हैं। मैंने रिसर्च में देखा कि ओरेकल अपने इतिहास की सबसे बड़ी छटनी में से एक को अंजाम दे रहा है। और जब हम केवल भारत के आंकड़ों को देखते हैं तो स्थिति सचमुच दिमाग घुमा देने वाली लगती है। भारत का इम्पैक्ट बहुत भारी है। बाप रे, भारत में 11,000 से 12,000 नौकरियां खत्म की जा रही हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। भारत में कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या ही लगभग 30,000 है। तो मतलब लगभग आधा स्टाफ। हाँ, इसका मतलब है कि रातों रात लगभग आधा स्टाफ गायब हो रहा है। बिल्कुल। और ये उथल पुथल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो ये आंकड़ा 30,000 कर्मचारियों तक पहुंच सकता है। 30,000? ये तो एक छोटे शहर की आबादी के बराबर है। हाँ, और इतना ही नहीं, रिपोर्ट से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में छटनी के कुछ और दौर देखने को मिल सकते हैं। मतलब ये रुकने वाला नहीं है? नहीं, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन गई है जिसमें कंपनी अपने आकार को लगातार छोटा और अलग रूप में ढाल रही है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए किसी बोइंग 747 हवाई जहाज का इंजन हवा में ही बदला जा रहा हो। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। मतलब पुराने पुर्जे और भारी सामान निकालकर बाहर फेंके जा रहे हैं और बस ये उम्मीद की जा रही है कि नए एआई इंजन लगने तक वो जहाज क्रैश नहीं होगा। जो कि बहुत रिस्की है। बहुत रिस्की है जी। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है जो शायद इस वक्त किसी के भी दिमाग में आएगा। क्या ये वाकई में कोई नई तकनीकी क्रांति है या फिर बैलेंस शीट को चमकाने और पैसा बचाने का एक निर्मम कॉर्पोरेट तरीका है? ये डाउट आना बहुत नेचुरल है क्योंकि छटनी को अक्सर इनोवेशन का नाम दे दिया जाता है। ये संदेह बहुत जायज है क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां जाती हैं तो जाहिर है कि कंपनी का खर्च कम होता है। लेकिन अगर हम इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की कार्यप्रणाली को गहराई से समझें तो क्या ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं है? नहीं, ये महज पैसे बचाने की कवायद नहीं है। ये संसाधनों का एक बहुत ही आक्रामक पुनर्वितरण है। कंपनी जानबूझकर अपने पुराने और पारंपरिक आईटी ऑपरेशंस को समेट रही है ताकि उस पैसे को कहीं और लगाया जा सके। बिल्कुल। वहां से बचाए गए हर एक डॉलर को एक नई दिशा में यानी एआई के विकास और उसके महंगे बुनियादी ढांचे में लगाया जा सके। समझ गया। ये इस बात का एक सचेत निर्णय है कि भविष्य के लिए किस तरह के कौशल की आवश्यकता है और किन की अब कोई जरूरत नहीं रह गई है। अब ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि जब भी हम ऑटोमेशन या एआई के कारण जाने वाली नौकरियों के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में यही आता है कि एंट्री लेवल या जूनियर स्टाफ की नौकरियां जारी होंगी। हाँ, जिनका काम दोहराने वाला या आसान होता है। और एग्जैक्टली जिनका काम आसानी से ऑटोमेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी ही उल्टी है। रिसर्च नोट्स बताते हैं कि प्रभावित होने वाले लोगों में जूनियर स्टाफ नहीं बल्कि सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम आर्किटेक्ट, प्रोग्राम मैनेजर और उच्च स्तर के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। एकदम टॉप लेवल के लोग। जरा रुकिए, मुझे इसे ठीक से समझने दीजिए। जिन लोगों ने दशकों तक इन सिस्टम्स को अपने हाथों से गढ़ा, क्या उन्हीं को बाहर किया जा रहा है? हाँ, सुनने में अजीब लगता है। अगर कोई कंपनी तकनीक को अपग्रेड कर रही है तो उसे अपने सबसे अनुभवी लोगों की ही तो सबसे ज्यादा जरूरत होनी चाहिए, है ना?
ये तो वैसा ही है जैसे महल बनाने वाले मुख्य वास्तुकारों को काम से निकाल दिया जाए क्योंकि अब महल बनाने की पूरी भाषा और विज्ञान ही बदल गया है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि पुरानी तकनीक और नई एआई तकनीक के बीच का अंतर सिर्फ वर्जन के अपग्रेड होने का नहीं है। मतलब ये कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से एक नया विज्ञान है। इसे ऐसे समझिए कि जो व्यक्ति दशकों से लकड़ी के बेहद खूबसूरत और मजबूत समुद्री जहाज बनाने में मास्टर है, हाँ, उसे अचानक स्पेस शटल बनाने का काम नहीं सौंपा जा सकता। अरे ये तो एकदम अलग ही डोमेन हो गया। एग्जैक्टली दोनों की इंजीनियरिंग, दोनों की भाषा और दोनों की बुनियादी जरूरतें एकदम अलग हैं। ये उदाहरण बहुत सटीक है, लेकिन तकनीकी स्तर पर यह बदलाव इतना बड़ा क्यों है कि पुराने दिग्गजों की जरूरत ही खत्म हो जाए? क्योंकि पारंपरिक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही तयशुदा नियमों पर चलता है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, राइट? हाँ, डिटर्मिनिस्टिक मतलब अगर X होता है तो सिस्टम को Y करना है। ओरेकल के जो सीनियर आर्किटेक्ट कल तक इन पारंपरिक सर्वर और पुरानी डेटाबेस को डिजाइन करने में विशेषज्ञ थे, उनकी वो समझ जनरेटिव एआई के युग में सीधे तौर पर लागू नहीं होती। क्योंकि एआई तो अलग तरह से सोचता है। बिल्कुल, एआई मॉडल्स संभाव्यता और न्यूरल नेटवर्क्स पर काम करते हैं। एआई को जिस तरह से डेटा की जरूरत होती है और जिस तरह से उसे ट्रेन किया जाता है वो एक बिल्कुल अलग प्रतिमान है। तो उनके पुराने स्किल्स आउटडेटेड हो गए हैं। सही कहा। इसलिए कंपनी उन अनुभवी लोगों को हटा रही है जिनकी विशेषज्ञता अब नई दुनिया की भाषा से मेल नहीं खाती। और शायद यही कारण है कि भारत जो ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक आईटी सपोर्ट और लीगेसी सिस्टम्स का सबसे बड़ा ग्लोबल बैक ऑफिस रहा है, वहां हायरिंग का पूरा पैटर्न जड़ से हिल गया है। हाँ, भारत पर इसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। पुराने सिस्टम्स को बनाए रखने वाली नौकरियों की मांग तेजी से घट रही है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर वे अपनी कोर टीम को इस तरह से खत्म कर रहे हैं ताकि पुराने ऑपरेशन से पैसा निकाला जा सके, तो वो पैसा कहीं तो जा रहा होगा। एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ। और डेटा से ऐसा लग रहा है कि ये सारा पैसा अमेज़न और गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के साथ सीधे युद्ध में झोंक दिया जा रहा है। अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़कर देखें तो यहीं से इस पूरी रणनीति का असली चेहरा सामने आता है। ओरेकल का लक्ष्य अब सिर्फ एक डेटाबेस या सॉफ्टवेयर कंपनी बने रहना नहीं है। तो उनका नया टारगेट क्या है? वे पारंपरिक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर से अपना ध्यान और पैसा हटाकर उसे एआई रेडी डेटा सेंटर बनाने और अपनी क्लाउड सेवाओं के विस्तार में लगा रहे हैं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश। हाँ, वे अपने हर एक मौजूदा उत्पाद में जेनरेटिव एआई को पूरी तरह से एकीकृत कर रहे हैं ताकि वे नई एआई अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रदाता बन सकें। लेकिन एक मिनट, क्या ये एक तरह का कॉर्पोरेट सुसाइड नहीं है? सुसाइड कैसे? देखिए, अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS और गूगल क्लाउड पहले से ही इंटरनेट के बुनियादी ढांचे पर कब्जा जमाए बैठे हैं। ये बात तो है, उनका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। उनका इस क्षेत्र में सालों का अनुभव है और उनका वर्चस्व स्थापित है। ऐसे में ओरेकल का एआई क्लाउड गेम में उन्हें हराने की कोशिश करना तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रूले की टेबल पर अपना सारा पैसा एक ही दांव पर लगा दिया हो। क्या ये वाकई इतना बड़ा जुआ नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। बाहर से देखने पर यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जुआ लगता है, लेकिन अगर हम उनके नजरिए और बाजार की सच्चाई को समझें तो क्या ये जुआ नहीं है? ये जुआ जीतने के लिए नहीं बल्कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए खेला जा रहा है। ये सर्वाइवल की शर्त है। डू और डाई वाली स्थिति। बिल्कुल। अगर ओरेकल केवल अपने पुराने एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और डेटाबेस मैनेजमेंट तक ही सीमित रह गया तो अगले कुछ ही सालों में वे पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएंगे, क्योंकि वो बाजार सिकुड़ रहा है। सही बात है, पुरानी तकनीक की उम्र अब कम हो गई है। अमेज़न और अल्फाबेट से सीधा मुकाबला करना उनके लिए कोई विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी है। नई एआई अर्थव्यवस्था में जो कंपनी भारी भरकम कंप्यूटिंग पावर और एआई के लिए खास क्लाउड सेवाएं नहीं दे पाएगी, वो रेस से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में कुछ नए फीचर जोड़ने की बात नहीं है, ये तो जमीन पर उतरकर ईंट गारे और लोहे का नया ढांचा खड़ा करने की लड़ाई है। 100% सही। ये पूरा का पूरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का खेल है। और जब हम बुनियादी ढांचे की बात करते हैं तो मैंने रिसर्च नोट्स में एक बहुत ही विशाल पहल का जिक्र देखा है जिसे प्रोजेक्ट स्टारगेट नाम दिया गया है। हाँ, प्रोजेक्ट स्टारगेट इस रणनीति का मास्टरपीस है। ये प्रोजेक्ट इस पूरी रणनीति के बिल्कुल केंद्र में है और जब मैंने इसकी लागत देखी तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ।
बजट के आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। आने वाले कुछ वर्षों में इस प्रोजेक्ट पर सैकड़ों अरबों डॉलर खर्च होने का अनुमान है। मतलब हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो कि एक अकल्पनीय राशि है। ये किसी छोटे देश के पूरे राष्ट्रीय बजट से भी ज्यादा पैसा है, जो सिर्फ कुछ इमारतों और सर्वरों को खड़ा करने पर खर्च किया जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमें ये समझना होगा कि पारंपरिक क्लाउड और एआई क्लाउड के बीच का भौतिक अंतर क्या है। ये सवाल लाजमी है कि आखिर इतना भारी भरकम खर्च क्यों हो रहा है। हाँ, यही मेरा अगला सवाल था। इसे समझने के लिए हमें एआई की कार्यप्रणाली के भौतिक विज्ञान को समझना होगा। इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। पारंपरिक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और एआई के लिए बनाए गए सिस्टम में जमीन पर, मतलब हार्डवेयर के लेवल पर क्या अंतर होता है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। फिर सोचिए कि पारंपरिक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एक बहुत ही अनुशासित लाइब्रेरियन की तरह है। अच्छा, एक लाइब्रेरियन? हाँ, जब किसी को कोई जानकारी चाहिए होती है तो सिस्टम को एक कमांड दी जाती है। वो सिस्टम जाता है, डेटाबेस से वो विशिष्ट जानकारी, जैसे कोई एक खास किताब उठाता है और वापस दे देता है। काफी सीधा और आसान काम है। बिल्कुल। इस प्रक्रिया में बहुत ही कम और अनुमानित ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन जब हम जेनरेटिव एआई की बात करते हैं तो ये उस लाइब्रेरियन को ये कहने जैसा है कि लाइब्रेरी की सारी करोड़ों किताबें एक ही समय पे पढ़ो। बाप रे, एक ही समय पे सारी किताबें? हाँ, उन सभी को प्रोसेस करो और फिर उन सबको मिला के तुरंत एक बिल्कुल नई किताब लिख कर दो। मतलब काम का स्तर और दबाव अचानक से हजारों गुना बढ़ गया। एग्जैक्टली। और इस भारी काम को करने के लिए पारंपरिक कंप्यूटर चिप्स काम नहीं आते। एआई को बहुत भारी संख्या में जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स की आवश्यकता होती है, जो बहुत महंगे होते हैं और बहुत पावर खींचते हैं। हाँ, जब ये हजारों जीपीयू एक साथ इतनी भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करते हैं तो वे बेतहाशा बिजली खींचते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे इतनी भयंकर गर्मी पैदा करते हैं कि अगर उन्हें एक साधारण डेटा सेंटर में रख दिया जाए तो क्या होगा? तो वहां के सर्वर रैक सचमुच पिघल जाएंगे। पिघल जाएंगे? ये तो डराने वाली बात है। तो प्रोजेक्ट स्टारगेट असल में क्या कर रहा है इन पिघलते हुए सर्वरों को बचाने के लिए? प्रोजेक्ट स्टारगेट का मुख्य उद्देश्य इन्हीं विशाल एआई वर्कलोड्स को संभालने के लिए नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर बनाना है। ये सिर्फ सर्वर रखने की जगह नहीं है। तो ये क्या है, एक पावर प्लांट? लगभग वैसा ही। इन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए विशाल पावर ग्रिड की जरूरत होती है और उस भयंकर गर्मी को शांत करने के लिए इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर जैसे बेहद उन्नत और महंगे लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगाने पड़ते हैं। लिक्विड कूलिंग मतलब पानी या किसी और तरल से सर्वर को ठंडा करना? हाँ, और ये तकनीक बहुत महंगी है। ऑरेकल का ये सैकड़ों अरबों डॉलर का खर्च इस बात का सबूत है कि वे केवल सॉफ्टवेयर में एआई को शामिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उस भौतिक जमीन और बुनियादी ढांचे को खरीद रहे हैं जिस पर भविष्य की पूरी अर्थव्यवस्था दौड़ेगी। 100%। ये सिर्फ कोड की लड़ाई नहीं है, ये हार्डवेयर और पावर की लड़ाई है। ये सच में एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है। हमने आज की चर्चा की शुरुआत एक कंपनी के भीतर हो रही छटनी और पुनर्गठन की खबर से की थी। हाँ, जो सतह पर सिर्फ एक एचआर का मुद्दा लग रहा था। बिल्कुल, लेकिन अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि ऑरेकल का ये कदम सिर्फ एक कंपनी की अंदरूनी कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे वैश्विक आईटी उद्योग का दर्पण है। एकदम सही। एआई अब सिर्फ एक टूल या कोई फीचर नहीं रहा जिसका इस्तेमाल महज सुविधा के लिए किया जाए, बल्कि ये खुद एक पूरा बुनियादी ढांचा बन चुका है। ये वो नई नींव है जिस पर भविष्य की हर तकनीकी इमारत खड़ी होगी। और यही वो कारण है जिसकी वजह से ये बदलाव इतना गहरा, तेज और कई लोगों के लिए दर्दनाक भी है। जब पूरी नींव ही बदल रही हो तो पुरानी नींव के विशेषज्ञों की जगह नए विज्ञान को समझने वाले लोग और मशीनें ले ही लेती हैं, जो कि इतिहास में पहले भी होता रहा है। हाँ, ये तकनीक के इतिहास में हमेशा से होता आया है, बस इस बारिश की रफ्तार बहुत तेज है। बहुत ही तेज। खैर, यहाँ इस बात का उल्लेख करना बहुत जरूरी है कि आज के इस पूरे विश्लेषण में जो भी चर्चा हुई है वो पूरी तरह से डेटा, रिसर्च और उद्योग के रुझानों का एक निष्पक्ष अवलोकन है। इस चर्चा के माध्यम से किसी भी कंपनी की कॉर्पोरेट रणनीति या छटनी के फैसले का ना तो कोई समर्थन किया जा रहा है और ना ही किसी तरह का विरोध। मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये समझना है कि तकनीकी दुनिया की हवा किस दिशा में बह रही है और उसके पीछे के असल कारण क्या हैं। बिल्कुल, हमारा काम केवल उन तथ्यों, प्रवृत्तियों
और उसके पीछे काम कर रहे विज्ञान को सामने रखना है जो इस उद्योग के भविष्य को आकार दे रहे हैं। तो आज की इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले इन सभी रणनीतियों, आंकड़ों और अरबों डॉलर के निवेश से परे जाकर एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल उठता है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। वो क्या है? हमने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां अपने उन सभी अनुभवी इंजीनियरों और पुराने वास्तुकारों को हटा रही हैं जिन्होंने उनके वर्तमान सिस्टम बनाए हैं। हाँ, जो लेगेसी सिस्टम्स के मास्टर थे। लेकिन दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्था, चाहे वो बड़े बैंक हों, एयरलाइंस हों या फिर अस्पताल, आज भी उन्हीं पुराने लेगेसी सिस्टम्स पर चल रही है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो जब तकनीक का ये भारी और उथल-पुथल भरा बदलाव हो रहा है, तो इस बदलाव के दौर में उन पुराने सिस्टम्स को क्रैश होने से कौन बचाएगा? सही बात है। उन्हें सुरक्षित कौन रखेगा और कौन चलाएगा, जब उन्हें बनाने वाले मास्टरमाइंड्स को ही बाहर कर दिया गया है? ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य की चमक के पीछे छिपे एक बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। आज के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। जल्द ही एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।